Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन. व्हाट इज़ फोटो रिस्पायरेशन? फोटो रिस्पायरेशन इज़ द रिस्पायरेटरी एक्टिविटी दैट occurs in green cells in the presence of light resulting in the release of carbon dioxide. जब रिस्पायरेशन की एक्टिविटी ग्रीन सेल्स के अंदर होती है लाइट की प्रेजेंस में, और ये जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी है इसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन. फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो है लाइट और ऑक्सीजन. ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जिस तरह से एरोबिक रिस्पायरेशन में भी हो रहा होता है. एरोबिक रिस्पायरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन हो रही होती है. इसी तरह से फोटो रिस्पायरेशन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन होती है, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती. मैकेनिज़्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन. अब हम देखते हैं कि फ़ोटो रिस्पायरेशन कौन से मैकेनिज़्म के तहत काम कर रही होती है. तो जब भी लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ड्रॉप कर जाए 50 पार्ट्स पर मिलियन से, यानी कि अगर लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 50 पार्ट्स पर मिलियन से कम हो जाए, तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको रुबिस्को कहा जाता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को RUBP के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है. तो जब ऑक्सीजन RUBP के साथ कंबाइन होता है तो इस प्रोसेस में दो जो है थ्री कार्बन फॉस्फोग्लाइसरेट नहीं बनते, बल्कि सिर्फ एक मालिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइसरेट का. और इसके अलावा सिर्फ फॉस्फोग्लाइसरेट की प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि एक टॉक्सिक 2 कार्बन मॉलिक्यूल भी बनता है जिसको फॉस्फोग्लाइकोलेट कहा जाता है. तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, नुकसानदेह होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो फॉस्फोग्लाइकोलेट को हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें से हम जो फास्फोरस ग्रुप है वो इसमें से रिलीज़ हो जाता है. तो जब इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाता है तो फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में, जिसको ग्लाइकोलिक एसिड भी कहते हैं. इसके बाद ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये आगे से ट्रांसफ़र हो जाता है पर ऑक्सीजोम के अंदर. और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है जब ये पर ऑक्सीजोम के अंदर आएगा तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में. ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में पर ऑक्सीजोम के अंदर, और फिर ये ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ये ग्लाइसिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है. जब ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है सीरीन में, और ये जो सीरीन है इसको यूज़ करते हुए बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन की जाती है. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ रुबिस्को. अब हम देखते हैं कि रुबिस्को के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है. रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक एंजाइम है जिसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज भी कहा जाता है. तो फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इस एंजाइम की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. और इसको रुबिस्को क्यों कहा जाता है? इसको रुबिस्को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ कार्बोजाइलेज एक्टिविटी हो रही होती है बल्कि इसके अंदर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी हो रही होती है. और रुबिस्को की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखी जाती है लीव्स के अंदर, तो उससे जो है वो रुबिस्को की एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है. तो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट तब होता है जब लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमेशा ड्राई डेज़ में कम होता है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो तब लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाती है. और जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा.
तो हॉट ड्राई डेज़ में जब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो एब्सिसिक एसिड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब प्लांट्स एब्सिसिक एसिड सिक्रीट करेंगे तो उससे प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनकी लीव्स के अंदर वो क्लोज़ हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद इसलिए होते हैं ताकि जो प्लांट्स के अंदर जो पानी है वो बाहर रिलीज़ ना हो सके, ताकि प्लांट्स उस पानी को, उस वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख सकें। और अगर जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर कंटिन्यू रखें, तो जब स्टोमेटा क्लोज हों तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर स्टोर होती है प्लांट्स के अंदर, वो उसको यूज़ कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में से, वो भी प्लांट की बॉडी में से बाहर नहीं जा रही होती। तो इस तरह से लीव्स के अंदर जो ऑक्सीजन की रेशो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की निस्बत। तो इस तरह से जब टेम्परेचर हाई होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड्स और ऑक्सीजन की जो आपस की जो रेशो है वो लो होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो कम होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, तो तभी फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। अब हम देख लेते हैं कि फ़ोटो रिस्पायरेशन के नुकसानात क्या हैं और फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो फोटो रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी प्लांट, क्योंकि इसके अंदर प्लांट्स की एनर्जी यूज़ हो रही होती है, और फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही होती है प्लांट्स के अंदर वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से फ़ोटो रिस्पायरेशन के ज़रिए प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है, उस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है उसका रेट भी कम हो जाता है। इसके अलावा मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो क्या करता है, कार्बन की जो फिक्सेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, उस फिक्सेशन को भी कम कर देता है 25% तक। प्लांट्स के लिए फ़ोटो रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और ये भी देखा गया है कि अगर हम फ़ोटो रिस्पायरेशन को किसी भी प्लांट के अंदर रोक दें तो फिर भी प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। तो फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली फ़ोटो रिस्पायरेशन से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उन प्लांट्स के अंदर फ़ोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो फ़ोटो रिस्पायरेशन जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट की थी, यानी किस तरह से इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि रुबिस्को जो कि एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट पे दो तरह की जो चीज़ें हैं वो कंबाइन हो सकती है, बाइंड कर सकती हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। तो जब ज़मीन बनी थी, यानी अर्थ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी स्टार्ट में, तो उस वक्त जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होती थी बल्कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रुबिस्को की बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके कंबाइन होती थी, यानी कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती थी, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं होती थी तो ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो जमा होना शुरू हुई, तो इस तरह से फ़ोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब रुबिस्को के ऊपर ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाके बाइंड कर रही है बल्कि इसके ऊपर ऑक्सीजन भी जाके कंबाइन हो रही है। तो जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हुआ तब से ही फ़ोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। C4 photosynthesis and adaptation to the problem of photorespiration। फोटोरिस्पायरेशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ प्लांट्स के अंदर C4 फोटोसिंथेसिस होती है। वो प्लांट जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, वो फ़ोटो रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए उनके अंदर एक ख़ास किस्म की अडाप्टेशन होती है। उन प्लांट्स के अंदर जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं, इन प्लांट्स के अंदर एक ख़ास किस्म का एडिशनल मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ और फोटोसिंथेसिस की जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ है उसमें वर्क करता है, और इसमें कैल्विन साइकिल की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसको हैच-स्लैक साइकिल ऑफ C4 पाथवे कहा जाता है। इस पाथवे में क्या होता है कि फॉस्फोफिनोल पायरोवेट कार्बोजाइलेज को यूज़ किया जाता है, और इस पाथवे में रुबिस्को को यूज़ नहीं किया जाता। और फॉस्फोफिनोल पायरोवेट कार्बोजाइलेज को यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है
फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में, जो कि एक C3 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं, और इसके रिज़ल्ट में ऑक्सैलो एसीटेट की प्रोडक्शन होती है, जो कि C4 मॉलिक्यूल है। C4 मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 कार्बन्स होती हैं। ये जो प्रोसेस है ये मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, और इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से, क्योंकि वो A4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहा जाता है। C4 प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल है मेज़, शुगर केन और सोरगम की। ऑक्सैलो एसीटेट क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाता है मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफ़र हो जाता है मेसोफिल सेल्स में, तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एक और 4 कार्बन कंपाउंड में, जिसको कहा जाता है मैलेट। मैलेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसकी जो कन्वर्जन होती है वो NADH की हेल्प के ज़रिए हो रही होती है, और NADH जो है वो फोटोकेमिकल फेज़ में इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये जो मैलेट है वो उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, यानी वो ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। बंडल शीथ सेल्स के अंदर जब मैलेट ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पे मैलेट कन्वर्ट हो जाता है एक C3 मॉलिक्यूल में, जिसको कहा जाता है पायरुवेट। बंडल शीथ सेल्स के अंदर मैलेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। तो क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्रोसेस में रिलीज़ होता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बंडल शीथ सेल्स के अंदर इंक्रीज़ कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बंडल शीथ सेल्स के अंदर केल्विन साइकिल के एंजाइम्स होते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है तो RUBP कार्बोजाइलेज जो है वो केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है, और वो फोटो रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और केल्विन साइकिल में जो शुगर की फॉर्मेशन होती है वो शुगर जो है वो फ्लोएम के अंदर चली जाती है। इसके अलावा जो बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो पायरुवेट जनरेट होता है, वो पायरुवेट दोबारा से री इंटर हो जाता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, यानी पायरुवेट चला जाएगा अब मेसोफिल सेल्स के अंदर, और मेसोफिल सेल्स के अंदर जाके ये दोबारा से बना देगा फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड, यानी कि PEP, और फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड रीजनरेट कर देगा, और इस प्रोसेस में ये एक ATP मॉलिक्यूल को भी यूज़ करेगा। I hope students you have gained the concept of photo respiration. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.